Okay, so you guys can see the screen right now. Now we are coming towards the normalization. अब अगर मैं बात करता हूँ normalization की, तो normalization basically मेरे पास क्या है? Meanwhile you can take the screenshots as well. ठीक है? तो अब normalization मेरे पास basically क्या चीज होती है? देखो normalization हम basically इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने database के अंदर से mainly redundancy को खत्म करना होता है। यानी आपके पास multiple data रखा हुआ है एक particular database के अंदर से, उसमें से अगर आपने जो है वो repetition यानी redundancy को खत्म करना है, तो that we are going to utilize the normalization. अब नॉर्मलाइजेशन आपके पास तीन तरह की होती है, 1NF, 2NF एंड 3NF। तीन तरह की नॉर्मलाइजेशन आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर और आपकी कोर्स की आउटलाइन है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एनएफ। आपका फर्स्ट एनएफ क्या चीज होती है? फर्स्ट एनएफ के आपके पास दो रूल्स हैं। क्या रूल है? ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर आपके पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए। क्या मतलब हो रहा है इस बात को मैं अभी दिखा रहा हूँ। एंड ईच रिकॉर्ड्स नीड टू बी यूनिक। Now for example you are having this database over here. इसके अंदर आपके पास चार फील्ड्स हैं, फुल नेम्स, फिजिकल एड्रेस, मूवीज रेंटेड एंड सैल्यूटेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, जेनेट जॉन्स की, सो जेनेट जॉन्स का फिजिकल एड्रेस आपके पास क्या चीज है? फर्स्ट स्ट्रीट प्लॉट नंबर 04। अब इन्होंने जो मूवीज रेंट की हैं, दे आर ही और शी इज हैविंग बेसिकली two movies that he has ranked. She has ranked. तो Pirates of the Caribbean and Clash of the Titans, इन्होंने दो मूवीज को रेंट आउट किया। मेरे पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म क्या बोलती है? वो बोलती है कि आपके पास एक वैल्यू के अंदर आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए। तो आपके पास जेनेट जॉन्स के लिंक्ड आपके पास दो मूवीज इस आ रही है। दैट मींस कि आपके पास हर एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू नहीं है। So what you need to do, you basically need to put it in the first normalization form. यानी अगर जेनेट जॉन्स ने आपके पास दो मूवीज को रेंट किया है, तो जेनेट जॉन्स का नाम रो वाइज दो बार आना चाहिए, एक बार विद द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड वन टाइम विद द क्लैश ऑफ द टाइटंस। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस और नो? सर तो मतलब अगर जैसे अभी ये दो है तो ऐसे दो कॉलम बन जाएंगे वही चीजों के साथ, थ्री मूवीज अलग अलग होंगे, दो रोज बन जाएंगी। देखो इस तरह से, जेनेट जॉन्स ने आपके पास फिजिकल एड्रेस दोनों में सेम रहा, जेनेट जॉन्स का नाम भी सेम रहा, मूवीज रेंटेड एक दफा उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की थी और एक दफा क्लैश ऑफ द टाइटंस की थी, सैल्यूटेशन दोनों में सेम रही। रॉबर्ट फिल, अगेन रॉबर्ट फिल ने आपके पास दो मूवीज को रेंट किया था। कौन कौन सी? फॉरगेटिंग सैरास मार्शल एंड डैडीज लिटिल गर्ल। सही है, तो आपके पास अगेन रॉबर्ट फिल के लिए भी आपके पास दो रोज बन गई, कॉलम तो वही रहा, दो रोज बन गई। एंड अगेन रॉबर्ट फिल आपके पास क्या आ गई? रॉबर्ट फिल क्योंकि एक ही आपके पास थी तो उन्होंने एक ही दे दिया। अच्छा, रॉबर्ट फिल ये दो अलग अलग है क्योंकि दोनों का एड्रेस आपके पास अलग अलग है। एक थर्ड स्ट्रीट 34 पे रह रहा है और एक फिफ्थ एवेन्यू के ऊपर है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? दानिश, डैलिन, बेटा दोनों को बात समझ में आ गई यहाँ तक की? यस सर। जी सर, मतलब जो भी रिकॉर्ड और फील्ड है उसमें अगर जैसे इसमें फिजिकल एड्रेस रॉबर्ट फिल का दो सेम थे और एक अलग है, लेकिन जो अलग वाला है उसकी वजह से एक अलग बनेगा उसकी जो आपकी रिकॉर्ड है। एक मिनट, अलग वाली की वजह से अलग नहीं बना बेटा। हमने अलग इसलिए बनाया है क्योंकि जो रॉबर्ट फिल ऊपर वाला था ना, थर्ड स्ट्रीट वाला, इसने दो मूवीज को रेंट किया था। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ये बोलती है कि हर एक जो है रिकॉर्ड वो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक किस तरह से करेंगे? आप अलग अलग लिखेंगे उसको। अब बात समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके बाद आते हैं सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के आपके पास रूल्स क्या है? पहला रूल आपके पास क्या बोलता है? वो पहला रूल आपसे वो बोलता है, क्या बोलता है पहला रूल? इट शुड बी इन द 1NF। और दूसरा आपके पास क्या बोलता है आपसे? रूल नंबर 2 से सिंगल कॉलम प्राइमरी की आपके पास एक ही कॉलम की प्राइमरी की होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आप कंपोजिट प्राइमरी की नहीं बना सकते। सिंगल कॉलम प्राइमरी की यानी एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की को। does not functionally dependent on any subset of the candidate की रिलेशन। अब सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मेंबरशिप आईडी को बना रहे हो तो मेंबरशिप आईडी के चेंज होने से मेंबरशिप आईडी आपके पास किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट होगी तो ऑब्वियसली अगर दूसरे वाला आपके पास जो है कॉलम हिला तो आपका पहला वाला कॉलम ऑटोमेटिकली प्राइमरी की से हिल जाएगा। तो उसको किसी भी चीज के नॉट दे हैव गिवन एन एग्जांपल ओवर हियर
कि इन्होंने यहाँ पे एक कॉलम मजीद ऐड किया, दैट इज अ मेंबरशिप आईडी, उसके आगे फुल नेम लिया इन्होंने, फिजिकल एड्रेस लिया और सैल्यूटेशन लिया। यहाँ पे मूवीज रेंटेड नहीं लिया, इस टेबल के अंदर मूवीज रेंटेड इन्होंने नहीं लिया, लेकिन मेंबरशिप आईडी से लिंक्ड ही इन्होंने एक और चीज ले ली, वो क्या लिया इन्होंने, मूवीज रेंटेड। अब जो 1 के ऊपर था, 1 पे जेनेट जॉन्स था और जेनेट जॉन्स ने 2 मूवीज को रेंट किया था, तो आपके पास यूजिंग द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कि हर एक रो आपके पास अलग अलग यूनिक भी है आपके पास, और आपके पास क्या हो गया यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी नहीं आ रही। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? नहीं सर। उसने पहले लिया मेंबरशिप आईडी, जेनेट जॉन्स की मेंबरशिप आईडी क्या है, 1 है, मतलब फॉर एग्जांपल इसका रोल नंबर हो, इनका फिजिकल एड्रेस डाल दिया और इनका सैल्यूटेशन भी डाल दिया, ठीक है। सेकंड के ऊपर रॉबर्ट फिल था, थर्ड पे अगेन रॉबर्ट फिल है, लेकिन सेकंड पे जो रॉबर्ट फिल है उनका फिजिकल एड्रेस अलग है और थर्ड वालों का अलग है। उसने बोला कि ये मेंबरशिप आईडी जो है ना, ये प्राइमरी की होनी चाहिए, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं फुल नेम हटा दूं तो मेंबरशिप आईडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं मेंबरशिप आईडी के थ्रू ये बात बता सकता हूँ कि भाई जो मेंबरशिप आईडी 1 वाला बंदा था ना, वो जो कोई भी था, XYZ कोई भी था, मुझे उसका नाम नहीं पता, फॉर एग्जांपल फुल नेम में ओमिट हो गया तो मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मेंबरशिप आईडी जो 1 वाला बंदा था उसने 2 मूवीज ली थी, एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ली थी और एक क्लैश ऑफ द टाइटंस उसने मुझसे रेंट की थी। तो मेंबरशिप आईडी के थ्रू मैंने बता दिया आपके पास, यानी यहाँ पे मैंने सिमिलर डेटाबेस के 2 टेबल बनाए। आपके पास 2 टेबल आपके पास क्या थे कि एक के अंदर आपके पास फुल नेम, फिजिकल एड्रेस और सैल्यूटेशंस आ रही है, और एक के अंदर आपके पास मूवीज रेंटेड आ रही है। यहाँ तक क्या समझ में आ गई? अब तो सर ऐसे के ऐसे तो अभी मेंबरशिप आईडी तो दूसरे वाले में तो 2 हो गए, एक 1 बस, फिर वो अलग अलग मूवीज के लिए हैं। नहीं, तो फिर उससे तो 2 पे कौन है? रॉबर्ट फिल है, थर्ड स्ट्रीट वाला। रॉबर्ट फिल ने ऊपर कौन सी मूवीज रेंट आउट की थी, ये देखो, रॉबर्ट फिल जो थर्ड स्ट्रीट वाले हैं उन्होंने कौन कौन सी मूवीज ली थी, एक फॉरगेटिंग सारा फॉरगेटिंग। और डैडी इज लिटिल गर्ल की थी, 2 मूवीज ली थी अलग अलग। मैंने इन रॉबर्ट फिल को हाँ सर। आईडी दे दी 2। तो अब यहाँ पे देखो 2 आपके पास क्या हो रहा है, सॉरी कहाँ गया, 2 पे आपके पास क्या हुआ, फॉरगेटिंग 2 सारा बार। और डैडी इज लिटिल गर्ल, ये दोनों आ गए आपके पास। तो ये जब दोनों आ गए तो डेट मींस सही। आपके पास किसकी बात हो रही हम्म। है, रॉबर्ट फिल विद थर्ड स्ट्रीट एंड सैल्यूटेशन मिस्टर। ये बात समझ में आ गई अब? अच्छा ऐसे। सही है सर। हाँ सर, अब समझ गया। जाने बेटा समझ में आ गई वाली बात? तो ऐसे तो कुछ ऐसे यूनिक होना चाहिए कि बार बार वो रिपीट ना हो, जैसे हमें इससे एग्जैक्टली। पता चल जाए कि वही बंदा है। अगर मैं पहला वाला कॉलम अगर मैं पहला वाला टेबल उड़ा भी देता हूँ ना, पूरा टेबल मैंने डिलीट कर दिया, तब भी मेरे पास मुझे ये बात पता चल सकती है कि मूवीज रेंटेड मेरे पास कौन कौन सी थी और किसने ली थी। सही है सर। जाने समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है। अब देखो मेरे पास डेटाबेस किस में आ गया, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में भी आ गया और सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में भी आ गया। अब हम आते हैं थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, यानी 3NF की तरफ। 3NF आपसे क्या बात करता है? 3NF को समझने से पहले आपके पास एक चीज समझो कि ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, क्योंकि आपके पास थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? A transitive functional dependency is when changing a non-key column might cause any of the other non-key column to change. क्या मतलब हुआ आपके पास? अगर मैं यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक नॉन की कॉलम है, या नॉन की से मतलब है कि वो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, तो आपका फुल नेम अगर रॉबर्ट फिल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो उससे मेरे पास सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं रॉबर्ट फिल को कोई भी XYZ फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कोई फीमेल का नाम दे देता हूँ, तो उससे मिस्टर की जगह मिस हो जाएगा, या मैंने किसी एक जो है मैरिड लेडी का नाम दे दिया तो यहाँ पे मिसेस हो जाएगा आपके पास। तो डेट मीन्स के फुल नेम से आपके पास क्या चीज चेंज हो रही है, सैल्यूटेशन चेंज हो रहा है, तो इसको आप कहते हो ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, बेसिकली डिपेंडेंट है। तो आपके पास थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बेसिकली आपके पास क्या बोलता है कि आपके पास ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें 2 लॉज दिए आपको, क्या 2 लॉज दिए कि पहली बात तो ये कि ये सेकंड NF के अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज होनी चाहिए इसके अंदर। ये वाली बात समझ में आ रही है?
जी सर, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने रॉबर्ट फिल की एग्जांपल दी है, अगर वो चेंज हो जाता है मतलब नाम, तो वो सैल्यूटेशन उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसकी कोई फीमेल आ जाएगा तो मिस हो जाएगा, और अगर कोई मैरिड आ जाएगा तो मिसेस हो ये जाएगा। आपके पास जी बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ, सही है। अब आपके पास क्या है, ब्लो इज अ 3NF एग्जांपल इन एसक्यूएल डेटाबेस। अब इन्होंने मेंबरशिप आईडी के थ्रू आपके पास 3 कॉलम्स बना दिए और 3 टेबल बना दिए। मेंबरशिप आईडी 1 था, जैनेट जोन्स है, फिजिकल एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन आईडी उन्होंने क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। फिर रॉबर्ट फिल है, इनके ऊपर ही 1 है, और नीचे वाले रॉबर्ट फिल के ऊपर ही 1 है। अब इन्होंने एक और टेबल बनाया, उसमें क्या करा, 1 के ऊपर इन्होंने 1 वाले जो मेंबर थे उन्होंने आपके 2 मूवीज रेंट की थी, सेकंड वाले ने अगेन 2 मूवीज रेंट की थी, और थर्ड वाले ने आपके पास क्या की थी, आपके पास क्लैश ऑफ द टाइटंस को सिर्फ रेंट आउट किया था। इन्होंने एक और बनाया टेबल सैल्यूटेशन आईडी से लेकर। इन्होंने बोला भाई एक सैल्यूटेशन आईडी आपके पास 1 आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिस्टर को, 2 मिस को, 3 मिसेस को, एंड 4 आपके पास डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब क्या बात हुई आपके पास, अगर रॉबर्ट फिल की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं डिलन का नाम लिख देता हूँ, तो डिलन के नाम से भी सैल्यूटेशन आईडी तो मेरे पास चेंज नहीं होगी। या अगर मैं सैल्यूटेशन आईडी को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जब सैल्यूटेशन आईडी को चेंज कर दूंगा तो वो इंडिपेंडेंटली आपका फुल नेम से इंडिपेंडेंटली आपके पास सैल्यूटेशन आईडी डायरेक्टली चेंज रहेगी। दैट मींस अब यहाँ पे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इज इट क्लियर नाउ? सर बट अगर फुल सर नेम एक चेंज दफा हुआ तो repeat कर दो। सैल्यूटेशन आईडी तो चेंज हो जाएगी, तो फिर वहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर मिस्टर, हाँ अगर चेंज हो रही है तब फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर नहीं हो रही तब आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। नहीं है, सही है। ठीक है दानिश, बेटा समझ में आ गया इसके बाद? सर एक दफा रिपीट कर दे। पढ़ो, इसको समझ में आएगा। पढ़ो, नहीं समझ में आएगा पूछो दोबारा। 1 मिनट सर। तो रिमूव हो गया वो तो। ओ अच्छा, है रिमूव कैसे हो गया? ओ सॉरी, मैंने स्क्रीन पे कराया। अब नजर आ रहा है? जी सर। सर मतलब उसमें जो मेंबरशिप आईडी है उससे हमें सबको पता चल रहा है कि इस मेंबरशिप आईडी ने मूवीज कौन कौन सी रेंटेड की है, इनका फिजिकल एड्रेस क्या, और सैल्यूटेशन आईडी कौन सी है। एग्जैक्टली। सर तो ये फोर सैल्यूटेशन आईडी में ये फोर्थ क्या कर रहा है जो जिसमें डॉक्टर लिखा हुआ है। वहाँ पे सैलरी 4 डॉक्टर के लिए है ना, अगर कोई डॉक्टर वाला है तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा सही। उसमें मेंशन नहीं था ना, इसलिए मैंने कहा पता नहीं अलग से है। वो अलग से उन्होंने दिया है ना। कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? जी ठीक सर, है। यहाँ तक तो कर लिया। अब हम आते हैं इसके पास रिवर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर। ओके। अब देखो पहली बात इन्होंने क्या किया आपसे, 2015 का सवाल है ये। एक सेकंड। Okay, now it says our database has been designed to store data about salesperson and the products. वो फिर स्लाइड्स में चला गया, the following facts have to define the structure of the database. Each salesperson works in a particular shop. यानी एक पर्सन जो है वो एक ही शॉप के अंदर काम कर रहा है. Each salesperson has a unique first name. Each shop has one or more salesperson.
ठीक है, हर शॉप के अंदर मल्टीपल सेल्स पर्सन है, लेकिन जो एक सेल पर्सन काम कर रहा है वो एक ही शॉप के अंदर काम करेगा, ठीक है। अच्छा, each product which is sold is manufactured by one company only. Each salesperson can sell any of the products. The number of the products that each salesperson has sold is recorded. सही है। अच्छा भाई, क्या बोलते थे, टेबल शॉप सेल्स वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट डिजाइनिंग द डेटाबेस। तो आपके पास क्या है, टेबल शॉप सेल्स। अच्छा, ये शॉप सेल्स जो है ये बेसिकली डेटाबेस का नाम है, ठीक है। वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट डिजाइनिंग द डेटाबेस। जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, एक सेकंड हो गया। Can you guys hear me? Okay, now it says फर्स्ट नेम आपके पास दिए हुए निक, सियान एंड जॉन। शॉप दी है टीएक्स, बीएच एंड टीएक्स, ठीक है। प्रोडक्ट नेम्स दिए, सॉरी, अच्छा प्रोडक्ट नेम्स दिए हुए, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स दिए हुए एंड फाइनली मैन्युफैक्चरर्स दिए हैं। स्टेट व्हाई द टेबल इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। हाँ भाई, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर क्यों नहीं है? सर वो डेफिनेशन रिपीट करवा दें ताकि फिर बता सकें, इस तरह याद नहीं आ रहा। डेफिनेशन रिपीट करवा दूं ताकि बता सकूं, रिपीट करवा देते, एक सेकंड रुक जाओ। देखो भाई, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी आपके पास? फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हमने क्या किया था? बस एक वो हर सिंगल वैल्यू एक कॉलम में थी, हर सिंगल, सिंगल रो में थी। दैट मींस कि आपके पास यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी। तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या चीज आ रही है, आपके पास यहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है। अगर मैं आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास रिडंडेंसी आ रही है। तो आप लिखेंगे स्टेट व्हाई द टेबल इज नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, इट इज ड्यू टू सिंगल record is not having a single value, ये बात भी लिख सकते हो। और you may say that there is a redundancy in the table, आपके यहाँ repetition हो रही है, ठीक है। पार्ट बी आपके पास क्या बोलता है, the database the database design is changed to salesperson first name shop। अच्छा, जब यहाँ पे ये फर्स्ट नेम के नीचे अंडरलाइन है ना, दैट मींस ये आपके पास यूनिक हो रही है, दैट मींस ये आपका प्राइमरी की हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम है और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर। यूजिंग द डाटा गिवन इन द फर्स्ट attempt table shop sales, show how these data are now stored in the revised table designs। हाँ भाई, फर्स्ट नेम और शॉप के लिए आपके पास किस तरह का बनेगा? फर्स्ट नेम और शॉप का टेबल आपके पास किस तरह से बनेगा? एनी आइडिया? सर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक जैसे तीन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट लीजिए ना, तो 3 बार निक आएगा और फिर 3 बार शॉप टीएक्स आएगा। अभी उसने ऐसे फर्स्ट नेम और शॉप का पूछा है बेटा, सर, बट फिर उसने और शॉप के लिहाज से पूछा है। तो मेरे पास फर्स्ट नेम 3 थे ना मेरे पास, क्या क्या थे मेरे पास, निक, निक, सियान, और लास्ट से मेरे पास अगला क्या था, जॉन। ठीक है, शॉप्स आपके पास क्या क्या थी, निक की मेरे पास टीएक्स थी, देन डीएच एंड देन टीएक्स। तो मैं दोबारा लिख दूंगा टीएक्स, देन इट्स डीएच एंड देन फाइनली अगेन इट्स अगेन टीएक्स। क्लियर हो गई वाली बात? अब वो पूछता है सेल्स प्रोडक्ट के लिहाज से। सेल्स प्रोडक्ट में क्या क्या चीज थी, फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर करना है। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में सबसे पहले मेरे पास क्या था, निक था, टीएक्स था, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट नेम में आ गया निक। अब प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है वो आपसे। प्रोडक्ट नेम मेरे पास कितने थे, निक के मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर और डिजिटल कैमरास। तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिखूंगा, टेलीविजन सेट्स, दूसरा क्या था आपके पास, एक डिजिटल कैमरा था, और बीच वाला भी एक और था ना, क्या था, रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास तीन चीजें आ गई तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेम में भी मेरे पास तीनों चीजें आ जाएंगी निक। अब नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स मेरे पास कितने थे? 3, 2 and 6, 3, 2 and 6। मैन्युफैक्चरर्स मेरे पास कौन कौन से थे? SKC, WP, HKC, SKC, WP और HKC, ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स होगा, ठीक है। अब फर्स्ट नेम नेक्स्ट मेरे पास कौन सा था? सियान था। सियान के लिए मेरे पास शॉप DH थी, 2 प्रोडक्ट से तो मैं 2 बार सियान को लिखूंगा। सिमिलरली मैं जॉन को मैं 4 बार लिखूंगा। ये वाली बात समझ में आ गई? नॉर्मलाइजेशन में आपने किस तरह से किया? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब वो पूछता है आपसे पार्ट सी में रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड, एक्सप्लेन हाउ दिस हैज बीन डन। 2 नंबर का है, 2 टेबल्स थे आपके पास, एक आपके पास सेल्स पर्सन का था, एक आपके पास सेल्स प्रोडक्ट का था। इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है आपके पास? सर नेम के थ्रू। फर्स्ट नेम के थ्रू। लेकिन फर्स्ट नेम बेसिकली क्या बन रहा है मेरे पास? प्राइमरी की। सही है, प्राइमरी की बन रही है आपके पास। और दूसरे टेबल में क्या बन रही है आपके पास? आप इसको लिखेंगे फर्स्ट नेम was प्राइमरी की इन कौन सा टेबल के अंदर दिया आपके पास? सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन टेबल while it became foreign key in second table। सेकंड टेबल का क्या नाम था? सेल्स प्रोडक्ट्स, सेल्स प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर डेटाबेस। ये आपके पास 2 नंबर का जवाब हो गया। Explain why the sales product table is not in the third normalization form। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आपके पास जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज को खत्म करना था। हाँ भाई, सेल्स प्रोडक्ट टेबल इज नॉट इन द थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर क्यों नहीं है? क्या चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सर कुछ भी तो डिपेंड नहीं कर रहा आई थिंक। तो कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं प्रोडक्ट नेम को चेंज कर दूंगा तो उससे मैन्युफैक्चरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ सर, वैसे वैसे फर्क पड़ेगा। ये ना, तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, देयर इज अ नॉन ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोडक्ट नेम चेंज होगा तो मैन्युफैक्चरर ओके। राइट द टेबल डेफिनेशंस टू गिव द डेटाबेस इन 3NF। हाँ, अब ये पूछता है कि भाई ऐसी तरीके से बताएं कि आपके पास ये 3NF के अंदर आ जाए, यानी थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आ जाए। तो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर आपके पास किस तरह से आएगा? टेबल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? टेबल डेफिनेशन बेसिकली आपके पास ये चीज होती है, ठीक है।
तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम कि ये जो है टेबल डेफिनेशन आपके पास प्रोडक्ट नेम मैन्युफैक्चरर के ऊपर से हट जाए, तो इसके लिखने का तरीका आपके पास ये है, पहली वाली लाइन ये वाली सेम आ जाएगी आपके पास, सेल्स पर्सन, क्योंकि इसमें तो कोई आपके पास लिंकेज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास अगली चीज क्या आ जाएगी, अगली चीज आपके पास आ जाएगी सेल्स प्रोडक्ट। सेल्स प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या चीज आनी चाहिए, फर्स्ट नेम आ सकता है, प्रोडक्ट नेम आ सकता है आपका, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स आ सकता है। मैन्युफैक्चरर को आप हटा दें इसमें से, यानी आपने पहला वाला सेम लिखा, दूसरे वाले में आपने लिखा सेल्स प्रोडक्ट, इसमें आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, प्रोडक्ट नेम लिख दिया, ठीक है, और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लिख दिया। और एक और आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम से एक और टेबल बना लेंगे आप, जिसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी से लिंक्ड आपके पास क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई किस तरह से बना आपके पास दोनों बच्चों को, दानिश और मिलन? यस सर। दानिश बेटा समझ में आ गया? जी जी सर। सही। एक और सवाल करते हैं, मुझे बेसिकली तुम लोगों को वो करवाना है, एक सवाल जिसके अंदर आपके पास ये आ गया। अच्छा भाई, ये सवाल कब का है, ये है 2017 का सवाल है, 1-2। पहला सवाल पढ़ो, देखो इसमें क्या आंसर आना चाहिए। 17 का 1-2 है आपके पास। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, some shops belong to the Rainbow Retail Buying Group. These they buy their goods from one or more suppliers. Each shop has a unique shop ID, a single retail specialization, for example, food, electrical या garden. कोई भी एक स्पेशलाइजेशन होगी आपके पास, या तो फूड होगी या इलेक्ट्रिकल होगा या गार्डन होगा, ठीक है। Each supplier has a unique, हर शॉप की एक यूनिक आईडी है और सप्लायर की भी अपनी एक यूनिक आईडी है, सही है। A similar single specialization regarded. अब वो क्या बोलता है, Rainbow Retail creates a relational database to record data about the shops and their suppliers. The entity relationships ER diagrams for the relationship between the shop and the supplier table is shown. अब यहाँ पे मुझे बताओ शॉप और सप्लायर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, Many to many. many to many है, सही है। Explain what the degree of the relationship is between the entity shop and supplier, यही बात उन्होंने पूछी है, तो आप इसके अंदर सिंपली जवाब लिख देंगे many to many का रिलेशनशिप यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब उन्होंने बोला, अब दूसरे में क्या बोलते हैं वो, दूसरे पार्ट में, द डेटाबेस डिजाइन इज एज फॉलोस। शॉप के अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, शॉप का एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या आ रहा है, शॉप आईडी आ रहा है, शॉप नेम आ रहा है, लोकेशन आ रहा है और रिटेल स्पेशलाइजेशन आ रहा है। एक और टेबल है आपके पास सप्लायर का, जिसमें सप्लायर आईडी आ रही है, सप्लायर नेम आ रहा है, कांटेक्ट पर्सन आ रहा है, रिटेल स्पेशलाइजेशन आ रही है, और एक और है शॉप और सप्लायर का, जिसमें शॉप आईडी और सप्लायर आईडी आ रही है। तो वो बोलता क्या है आपके पास, प्राइमरी कीज आर नॉट शोन, प्राइमरी की शो नहीं की भी, ठीक है। Label the entities and draw the relationships to complete the revised ER diagram. ER diagram का मतलब है entity relationship diagram. तो एक तो मेरे पास सप्लायर का टेबल था, एक और किस चीज का टेबल होगा मेरे पास, एक अगर सप्लायर का था तो एक शॉप का होगा, और एक और किस चीज का होगा, शॉप सप्लायर का। अब वो पूछता है कि इन सब के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह का है, पहले मुझे बताओ शॉप सप्लायर और सप्लायर के दरमियान में किस तरह का रिलेशनशिप है। सर वन सर वन टू टू मैनी, मैनी होगा, वन टू मैनी होगा, सप्लायर वन होगा, वन टू शॉप मैनी, सप्लायर मैनी शॉप होगा। सप्लायर वन होगा, सर सप्लायर वन होगा। सप्लायर वन होगा और शॉप सप्लायर आपके पास मैनी होगा, तो 1 to मैनी का हो गया। अब
अब मुझे बताएं शॉप और शॉप सप्लायर के दरमियान में कैसा बनेगा? many to many. क्यों? जब सप्लायर और सर शॉप सप्लायर के दरमियान में 1 to many बन रहा है तो शॉप और shop- मैनी टू वन अरे वही बनेगा ना 1 to many। सर बट सप्लायर सप्लायर शॉप को देगा ना सामान, ये देखो तो मैं शॉप के अंदर, एक मिनट ये देखो, शॉप के अंदर जो प्राइमरी की है वो शॉप आईडी होगी, सप्लायर में सप्लायर आईडी होगी। हाँ ये सर, आपके पास क्या है, फॉरेन की भी है आपके पास शॉप सप्लायर में, तो भाई एक हाँ सर, सप्लायर की मल्टीपल शॉप सप्लायर हो सकते हैं, सही है। हाँ सिमिलरली सर, शॉप जो है वो मल्टीपल शॉप सप्लायर से बातचीत कर सकता है, ऐसा ही हाँ सर, बट मल्टीपल शॉप्स नहीं हो सकते मल्टीपल वैसे। शॉप, एक शॉप सप्लायर आपके पास मल्टीपल शॉप सप्लायर से बात करेगी ना, हाँ सर, तो 1 to many होगा ना आपके पास। सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से आपका प्राइमरी की फॉरेन की बनानी है तो क्या क्या होगी एक्सप्लेनेशन, एंड सिमिलरली आपके पास ये इस तरह से। अच्छा अब पार्ट सी इसका देख लो। पार्ट सी आपके पास क्या बोलता है, ये एसक्यूएल लैंग्वेज मांग रहा है आपसे बेसिकली। अब किस तरह से मांग रहा है, ये आखिरी चीज रह गई थी, मैंने कहा था पासवर्ड से कराऊंगा। ये बोलता है आपसे राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले द शॉप आईडी एंड लोकेशन ऑफ ऑल द शॉप्स विद अ ग्रोसरी स्पेशलाइजेशन। क्या क्या चीज डिस्प्ले करवानी है, पहले तो ये देखो, शॉप आईडी डिस्प्ले करवानी है और लोकेशन करवानी है। क्राइटेरिया क्या है इन दोनों को डिस्प्ले करवाने का, ग्रोसरी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है, जो चीज डिस्प्ले करवानी है उसको आप लिखते हैं सेलेक्ट शॉप आईडी एंड लोकेशन। ठीक है, कौन से डेटाबेस से, डेटाबेस कौन सा होगा ये, शॉप आईडी और लोकेशन आपके पास कहां से निकल रही है, कौन से वाले टेबल से निकल रही है, शॉप से, सप्लायर से या शॉप सप्लायर से? सर शॉप शॉप से निकल सप्लायर, शॉप से निकल रही है, शॉप से। फ्रॉम शॉप, ठीक है, वेयर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या है आपके पास, ग्रोसरी है। समझ में आया किस तरह लिखा हमने ये? डैनियल और यस समझ में आ गया? यस सर, सर मुझे नहीं आया, एक दफा एक्सप्लेन कर दें फिर से। भाई उसने बोला डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले करवाने के लिए आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हो सेलेक्ट, क्या क्या चीज डिस्प्ले करवानी है, शॉप आईडी और लोकेशन, कौन से टेबल से जी करवानी सर। है? तो ये दोनों चीजें आपके पास कहाँ पे थी, मैंने ऊपर डेटाबेस चेक किया, मैंने देखा भाई मेरे पास ये दोनों चीजें जो है ना ये शॉप वाले टेबल के अंदर है, तो मैंने क्या लिख दिया, सही है। फ्रॉम शॉप। जहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है आपके पास, स्पेशलाइज कौन सी करवानी है, वेयर स्पेशलाइजेशन इक्वल्स टू ग्रोसरी। ठीक है। अच्छा बस इतना ही था? क्या बेटा? बस इतना ही था क्या? हाँ ये इतना ही था। अब वो क्या बोलता है, the existing shop with the ID 8765 has just used the existing supplier FUP89 for the first time. Write an SQL script to add this database. देखो अब शॉप आईडी और सप्लायर आईडी, बेसिकली शॉप आईडी दी हुई है, सप्लायर आईडी दी हुई है, इसको क्या करवाना है, इसको ऐड करवाना है। तो ऐड के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड इंसर्ट। क्या कीवर्ड इस्तेमाल करते हो आप, इंसर्ट। इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट इस तरह लिखोगे आप इसको, इंसर्ट इनटू, मुझे ये बताओ कि शॉप आईडी और सप्लायर आईडी कौन से वाले टेबल में थी, दोनों चीजें एक साथ, शॉप सप्लायर। शॉप सप्लायर में थी, यानी कि तीसरे वाले टेबल में थी, तो जाहिर सी बात है ये किसमें होगा, शॉप सप्लायर में इंसर्ट होगा। इंसर्ट हो गया, सही है।
क्या क्या चीज इंसर्ट हुई है आपके पास? आईडी और सप्लायर आईडी इंसर्ट हुई है। अच्छा अब बताओ क्या वैल्यू लिखेंगे आप? यहाँ पे शॉप आईडी की वैल्यू क्या है 8765 और सप्लायर आईडी की वैल्यू क्या है SUP89। ये आपके पास क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, जिस तरह आप आंसर लिख रहे हैं तो मतलब एग्जाम भी इसी तरह लिखना होगा या आपसे समझाने के लिए लिख रहे हैं? नहीं ये आंसर ही लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर। अच्छा सही है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? यस सर। अब इसके सवालों को जो है ना अपने घर के ऊपर डेटाबेस के सवालों को जो है प्रैक्टिस कर लेना। कोई मसला हो तो ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो थैंक यू बता रहे हैं? हाफिज। ओके सर खत्म। यस खत्म। ओके सर। बाय सर, अल्लाह हाफिज।